हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएसपी क्लासेस। डिस्कस करेंगे साइंस पेपर 2 के सेकेंड पार्ट जो आपका है लाइट का, जिसमें हमने कहा था कि आपको प्लेन मिरर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे उसको हम सॉल्व कराएंगे। साथ में ही मैंने उस दिन आपको सारी इंट्रोडक्शन दे रही थी, आपका कॉन्केव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, मीन्स अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, आपका समतल दर्पण क्या होता है और किस टाइप के इमेज बनते हैं, उसमें किस टाइप के प्रतिबिंब बनते हैं, वो मैंने आपको बता दिया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे समतल दर्पण के सारे न्यूमेरिकल्स, किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके एग्जामिनेशन में, उस पर डिस्कस करेंगे। साथ में आपको अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, किस किस जगह पे होता है, उसको विस्तार से बताएंगे। तो ज़रूर बने रहे लास्ट तक। तो आज आपको हम स्टार्ट करते हैं आपके न्यूमेरिकल्स पे समतल दर्पण के। कुछ मेन पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप ध्यान से देखिएगा। दर्पण अगर थीटा कोण पे है तो प्रतिबिंब मेरा 2 थीटा पे कोण पे बनेगा। उस दिन भी मैंने इसके बारे में आपको जानकारी दी थी, इंट्रोडक्शन दिया था इसका, कि अगर कोई भी दर्पण हम 40 डिग्री के एंगल पे देते हैं और हम कहते हैं कि प्रतिबिंब मेरा कितने डिग्री के एंगल पे बनेगा, तो हम तुरंत कहेंगे कि 80 डिग्री के एंगल पे बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिसको आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, तो ये कुछ सारे क्वेश्चन आपके बड़े ईजिली लगेंगे इस टाइप के। सेकंड है आपका वस्तु की चाल अगर v है। हाँ देखिएगा, अगर हम दर्पण के सामने 10 मीटर के स्पीड से जा रहे हैं तो प्रतिबिंब हमें जो दिखाई देगी वो 20 मीटर के स्पीड पे दिखाई देगी, मतलब दोगुने स्पीड से हमारा प्रतिबिंब चलता हुआ दिखाई देगा। तो ये प्रतिबिंब जो होगा वो 2v हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर दर्पण x मीटर की दूरी पे है, मतलब हम अगर मिरर से 10 मीटर के डिस्टेंस पे हैं, तो मिरर जो हमारा इमेज होगा वो भी मिरर से 10 मीटर के डिस्टेंस पे ही दिखाई देगा। ठीक है, तो ये आपका समझ में आ गया। फोर्थ आप देखेंगे, प्रतिबिंबों की संख्या पूछते हैं अक्सर करके एग्जामिनेशन में कि प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, कितने प्रतिबिंब बनेंगे। जैसे सैलून की बात कर ले, आप जब सैलून में जाते हो तो आमने सामने दोनों तरफ मिरर लगे होते हैं, है ना, तो उस वहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है। जैसे मैंने 4th क्वेश्चन लिया है कि सैलून में आमने सामने के दर्पण में 60 डिग्री का झुकाव है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है आमने सामने के दर्पण में, तो यहाँ पे ये पूछा जाए तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं कि कितने प्रतिबिंब बनेंगे, कितने सारे इमेजेस आपको दिखाई देंगे। आप देखेंगे एक बार सैलून में जाके आमने सामने जब दर्पण लगे होते हैं तो कई सारे इमेजेस आपको दिखाई देते हैं, कहीं आप इधर दिखाई देते हो, उधर भी, तो कई सारे इमेजेस, तो कितने इमेजेस मिलेंगे यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, जिसमें हम इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं 360/θ। लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा, अगर जब करने के बाद अगर मेरा आंसर जो आता है वो अगर सम संख्या में आता है, इवन नंबर आता है, तो हम जो भी आंसर आएगा उसमें से 1 माइनस कर देंगे। करके देखते हैं इस 60 डिग्री को। पहले हम 4th क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, सैलून में आमने सामने के दर्पण में 60 डिग्री का झुकाव है तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। देखिएगा ज़रा, अगर 60 डिग्री का झुकाव है तो हमारा हमने फॉर्मूला लिखा था प्रतिबिंबों की संख्या बराबर 360/θ। थीटा की जगह हम लिख देंगे 60 डिग्री, और ज़रा हम डिवाइड अगर कराते हैं तो 0 0 कट गया, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, यानी 6 प्रतिबिंब हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये चूंकि इवन नंबर है, आप देख रहे हैं सभी लोग की सम संख्या है, इसीलिए हम क्या करेंगे, हम 6 आंसर ना देके हम आंसर देंगे 6 - 1 यानी 5, यानी 5 प्रतिबिंब हमारे बनेंगे। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। साथ में ये आपका 4th क्वेश्चन हो गया। अगर मैं चलती हूँ आपके एक, यहाँ पे मैंने दिखाया था, साथ में देखिएगा प्रतिबिंबों की संख्या हो गया। मैं 5वें नंबर पे चलती हूँ, पेरिस्कोप पे। आप देखिएगा पेरिस्कोप जो होता है वो 45 डिग्री के एंगल पे मतलब लगाया जाता है। वहाँ पे नॉर्मली आपका जो लगता है उसमें 90 डिग्री के एंगल पे, लेकिन ये जो चलेगा पेरिस्कोप जो होगा वो क्या होगा आपका, क्या होगा 45 डिग्री के। जैसे मान लो ये पानी है, जहाज के पास ये लगाते हैं, ठीक है, कितनी दूरी पे जहाज है हमारी ये पता करने के लिए। तो जैसे ये आपका चल रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे आप इमेजेस जब देखते हैं ध्यान से देखिएगा, अगर आप यहाँ से इमेज देखेंगे तो ये जो दर्पण यहाँ पे एक मिरर यहाँ लगेगा और एक मिरर यहाँ लगेगा। कैसे? क्योंकि यहाँ से जो आपका जो जहाज आएगी, जो भी शिप होगी, वो शिप पहले इस पे आपका उसका परावर्तन होगा, रिफ्लेक्शन होगा, और यहाँ पे क्या होगा, उसकी इमेज बनेगी। जो इमेज उठ के इस मिरर पे आएगी, इस शीशे पे ये इमेज आएगी और फिर जाके आपको दिखाई देगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे 45 डिग्री के एंगल पे रखते हैं ताकि ये इमेज इस पे बन सके और ये फिर आपको दिख सके। ठीक है, तो पेरिस्कोप में अक्सर करके पूछा जाता है कि कितने डिग्री के एंगल पे मिरर लगाया जाता है, तो वहाँ पे आप कहेंगे 45 डिग्री के एंगल पे।
अब यहाँ पे जो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, कल मैंने बताया था इंसिडेंट रे और आपको रिफ्लेक्टेड रे के बारे में। तो मैंने आपसे कहा था कि जब दर्पण पे कोई भी रे ऐसे टकरा रही है, ठीक है, तो टकराने वाली जो आने वाली रेज होती है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो टकरा के वापस जाती है उस रे को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आर से। तो ये जो दोनों होती है ये आपस में ये जो आपका नॉर्मल से, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से जितने डिग्री, नॉर्मल अगर आप ये सब नहीं जानते हैं तो ज़रूर पहली वाली वीडियो देखें, ठीक है। तो नॉर्मल से जो ये एंगल बनाएगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये और ये वाला जो एंगल बनेगा, दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, यानी एंगल आई जो होगा एंगल आर के इक्वल होगा। तो क्वेश्चन देखिए कैसा बनता है इस पर। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक किरण समतल दर्पण के तल से, ध्यान दीजिएगा तल से कहा हुआ है, सरफेस से बोला है, ठीक है। समतल दर्पण मतलब प्लेन मिरर, प्लेन मिरर से यहाँ क्या है, सरफेस से 30 डिग्री का एंगल बनाए, तो आप एंगल आर बताइए। ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये मैंने इमेज बना दी, ये मेरा इमेज है, यहाँ से इंसिडेंट रे आ रही है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये आपका मिरर है। क्वेश्चन ने कहा है कि प्लेन मिरर में सरफेस से 30 डिग्री, यानी ये सरफेस से जो एंगल बना रहा है ये चीज़, ये 30 डिग्री का है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। आपको बताना क्या है, आपको बताना है एंगल आर, ये वाली चीज़ आपको बतानी है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ये पता होता, ये चीज़ पता होती तो आप ये बड़े इजीली करते, ठीक है। तो आई आपको नहीं पता, लेकिन आपको इतना पता है कि अभिलंब जो कि नॉर्मल खींचा गया है, और नॉर्मल जो है यहाँ से लेके यहाँ तक कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। टोटल यहाँ जो लंबी ये लाइन दिख रही है आपको, मैंने ऐसे बना दिया, इसको अभिलंब बोलते हैं। यहाँ से पूरी 90 डिग्री अगर होगी तो ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो अगर एंगल आई की वैल्यू 60 डिग्री तो एंगल आर बराबर आई इज इक्वल टू आर, तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बड़े ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अक्सर करके आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन भी देते हैं कि आपने तो ये जो एंगल है, एंगल आई इज इक्वल टू 60 डिग्री है, ठीक है। इंसिडेंट रे जो आपका है आपतन कोण जो है, इसको आपतन कोण बोलते हैं आई, तो आपतन कोण जो है वो आपका 60 डिग्री है। आपसे पूछा जाएगा परावर्तन कोण का मान कितना होगा, तो तुरंत आप बताएंगे, अगर आपको पता होगा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण के मान बराबर होते हैं तो आप तुरंत वहाँ पे कहेंगे 60 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो यहाँ इस टाइप के एक क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में है एक किरण समतल दर्पण के तल से 40 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ पे भी देखिएगा समतल दर्पण के तल से, यहाँ भी वही बातें बोली जा रही हैं कि इसके सरफेस से, ध्यान दीजिएगा, सरफेस से 40 डिग्री का एंगल बनाती है। ये 40 डिग्री का एंगल बना दिया। क्वेश्चन ने कहा आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का, आप नहीं अगर समझ पा रहे हैं आपतित किरण तो मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ, साथ में ध्यान दीजिएगा उसको, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल बनाना। तो ये हो गई मेरी इंसिडेंट रे, यहाँ से नॉर्मल है ये, ठीक है, इधर चली गई मेरी रिफ्लेक्टेड रे। क्वेश्चन ने कहा है कि आप ध्यान से क्वेश्चन देखना, इसमें आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण, यानी ये इसके और इसके बीच का कोण, यानी ये पूरा पूछा गया यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मैंने ये सॉल्व किया सेम वैसे इसको भी ध्यान रखेंगे। ये 40 है तो 90 डिग्री अगर यहाँ से लेके यहाँ तक बनता है तो ये मेरा हो जाएगा 50, आपतन कोण का मान 50, और अगर आपतन कोण का मान 50 हो जाएगा तो परावर्तन कोण का मान भी 50 होगा। और आपसे पूछा गया है, यहाँ कहीं परावर्तन कोण केवल नहीं पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण, यानी इस और इसके बीच का एंगल, ये पूरा बताना है। ये 50 है और ये 50 है, आंसर क्या हो जाएगा 100 डिग्री। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला देखेंगे सी, ये थर्ड क्वेश्चन देखेंगे ज़रा। ये आपका जो थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड की चाल से एक लड़के को 5 सेकेंड के बाद। इसमें क्या होता है, जब भी कोई क्वेश्चन इस टाइप के रहते हैं तो हमेशा क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पहले आप पढ़िए, हमेशा, क्योंकि क्वेश्चन में ही बहुत सारी चीज़ें छिपी होती हैं और आप परेशान हो जाते हैं उस क्वेश्चन को देख के। तो ज़रा क्वेश्चन देखिएगा, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक लड़के को 5 सेकेंड बाद दर्पण के अंदर 30 मीटर दूरी पर अपना प्रतिबिंब, यानी पहली बात तो यहाँ पे ये दर्पण लगा है, ये मैंने दर्पण लगा दिया, और कहा गया है कि दर्पण के अंदर 30 मीटर की 30 मीटर के डिस्टेंस पे अपना जो इमेज दिखता है उसको, यानी यहाँ से उसको जो इमेज दिख रही है वो 30 मीटर के डिस्टेंस पे दिख रही है, यानी यहाँ पे इमेज बनी हुई है,
ये प्रतिबिंब बना हुआ है। तो अगर मैंने यहाँ पे आपसे कहा है कि प्रतिबिंब अगर x मीटर की दूरी पर रहेगा तो यानी कि दर्पण से जो हम खड़े हैं हम भी x मीटर की दूरी पे ही खड़े हैं, यानी हम यहाँ पे, वो लड़का यहाँ पे खड़ा होगा तो इसकी और दर्पण के बीच की दूरी भी 30 मीटर की होगी। यही बात यहाँ पे कही जा रही है कि दर्पण से जितनी डिस्टेंस पे हमारा इमेज बनता है, जितनी दूरी पे हमारी इमेज बनती है, हम उतनी ही दूरी पे दर्पण के पहले हम खड़े रहते हैं यहाँ से, यानी दर्पण से जो हमारी दूरी रहती है वो दर्पण से इमेज की दूरी के बराबर होती है। तो 30 मीटर तो ये हो गया। क्वेश्चन ने एक और बात लिखी है कि ये बोला गया है 10 मीटर पर सेकंड की चाल से एक लड़के को 5 सेकंड बाद, यानी 5 सेकंड बाद ये यहाँ पहुँच चुका है। ये पहले कहीं और से चला हुआ था, ये यहाँ से ये चला था, कोई डिस्टेंस हम लेते हैं कि यहाँ से इसने चला है और जब यहाँ पे आता है यानी किस स्पीड से आ रहा है, स्पीड थी उसके 10 मीटर पर सेकेंड, ये चाल थी उसकी। और जो इसका चाल हो गया एक लड़के को 5 सेकेंड बाद, जो टाइमिंग है उसकी, टाइम जो है वो क्या है 5 सेकेंड। 5 सेकेंड बाद यहाँ पे आता है इस स्पीड से। आपसे कहा जा रहा है कि अब आप ये बताओ कि दर्पण से कितनी दूरी पर वो चलना शुरू किया था। यहाँ से यहाँ चलना, यहाँ से शुरू किया ना, तो ये डिस्टेंस बतानी है पूरी। आपको 30 तो पता है, आपको यही पता अगर हो जाए तो आप बड़ी इजीली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिएगा ज़रा ध्यान से, स्पीड और टाइम दिया है, दूरी और समय दिया हुआ है, सॉरी चाल और समय दिया है, तो हम डिस्टेंस तो बड़े इजीली निकालेंगे, दूरी निकाल लेंगे। दूरी बराबर चाल गुणे समय, यानी स्पीड इंटू टाइम, 10 इंटू 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा आपका, क्या 50 मीटर आपका दूरी हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ये तो 50 मीटर हो गया। हमारे क्वेश्चन ने कहा है कि दर्पण से वो कितनी दूरी पे, यानी यहाँ से वो उसका पूरा दर्पण तक का ये डिस्टेंस कितनी है 50 ये और 30 यानी 50 ये और 30 ये, टोटल हो जाएगा 80 मीटर का डिस्टेंस। ये आपका हो गया कंप्लीट। इस क्वेश्चन का आंसर सीधे आप देंगे कि 80 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो देखा क्वेश्चन इजी है, लेकिन आप अगर समझेंगे तो आपको ज़्यादा इजी लगेगा। चीज़ों को समझ के करिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मुझे उम्मीद है आप मेरे करने के बाद, इस वीडियो के बाद कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे अपने हिसाब से। आप वहाँ कई सारी बुक्स में होंगे क्वेश्चन, कई सारे सोर्सेज होंगे आपके पास, आप वहाँ से भी क्वेश्चन सॉल्व करें, आपको क्वेश्चन बड़े ही ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। और कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और इन सारे पॉइंट्स को ज़रूर नोट करें, ज़रूर याद रखें, उनसे आपके सारे क्वेश्चन बड़े ही ईजिली लगेंगे। अब हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर है और कॉनकेव मिरर है, जो आपका अवतल दर्पण है और उत्तल दर्पण है, उनके कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। इन यूजेस से, इनकी उपयोगिता पे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जामिनेशन में 1 से 2 नंबर के। आप ज़रूर अपने प्रीवियस ईयर के पेपर देखें, आपको दिखेंगे वहाँ पे क्वेश्चन और आप बड़े ईजिली उस क्वेश्चन को भी करेंगे। यहाँ पर भी हम बड़े विस्तार से समझेंगे। अब हम बात करेंगे आपसे गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर के 2 पार्ट जो आपके होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में, कि इनका कहाँ कहाँ उपयोग होता है, क्या कैसा प्रतिबिंब बनता था, ये मैंने उस दिन के वीडियो में बता दी थी, आपको पार्ट 1 में बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। और आज हम देखेंगे कि ये कॉनकेव मिरर जो अवतल दर्पण है और उत्तल दर्पण है, उसका यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, कहाँ कहाँ उसका यूज़ किया जाता है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, किसी भी दर्पण में 2 तरीके की प्रॉपर्टी होती है। एक तो वो किरणों को फैला रहा है या सिकोड़ रहा है, यानी उसकी अभिसारी प्रॉपर्टी, अभिसारी वाला दर्पण है या फिर अपसारी है, ये देखना होता है। या फिर उसके अंदर ये प्रॉपर्टी है कि वो जो भी इमेजेस हैं उसको छोटे को बड़ा या कर रहा है या बड़े इमेज को, मतलब बड़ी वस्तु को छोटे में दिखा रहा है, उसका प्रतिबिंब छोटे में बन रहा है। तो 2 तरीके की प्रॉपर्टी होती है, उन दोनों प्रॉपर्टीज़ के बेस पे हम इन चीज़ों को देखेंगे। तो देखिएगा, अवतल दर्पण को हम कहते हैं कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी, इसे बोलते हैं। इसके अंदर ये कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं इसको, इसके अंदर कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी होती है। ये क्या करता है, जैसे ये अवतल दर्पण है, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। इसके अंदर जो भी मतलब आपकी किरणें पड़ेंगी, वो किरणों को एक जगह क्या करेगा, सिकोड़ने का काम करता है। ये सबको एक जगह क्या करेगा, सिकोड़ लेगा। इसके ऊपर जो भी पड़ेंगे ये किरणों को एक जगह सिकोड़ने का काम करता है और सबको एक सीधी रेखा में ले आएगा। तो इसे बोलते हैं कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी या कन्वर्जिंग, इसको मिरर बोलते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, इसका यूज़ हम फ्लेम में करते हैं, प्रज्वलक के रूप में करते हैं। जैसे अगर कोई आपका है यहाँ पे अवतल दर्पण है और अगर हम इस अवतल दर्पण के आगे कोई कागज़ रख दें ऐसे, तो और यहाँ पे जब लाइट पड़ रही है, प्रकाश पड़ रहा है, तो प्रकाश सारी किरणें यहाँ क्या करेगा, प्रकाश जैसे ही किरणें डालेगा कि सबको एक जगह क्या करेगा, जो भी किरणें आ रही हैं उन सारी किरणों को एक जगह लाके मिला देगा।
इन सारी किरणों को एक जगह लाके मिला देगा और यहाँ पे ये कागज़ क्या हो जाएगा, जल जाएगा। इस कागज़ में जलन मतलब जलने का काम करने का, एज अ फ्लेम का यूज़ हो पाएगा यहाँ से। इसीलिए अवतल दर्पण का यूज़ हम कह सकते हैं, इसका उपयोग प्रज्वलक के रूप में भी किया जाता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कोई भी दर्पण है, यहाँ पे अवतल दर्पण है, दर्पण अगर हम लगा दें, ठीक है, प्रकाश मिल रहा है, उसे रोशनी मिल रही है, सिंपल कागज़ को भी अगर हम रख दें तो ये जो होगी, जो भी प्रकाश इस पर पड़ेगा ना, वो सारे प्रकाश क्या करेगा, एक जगह सबको केंद्रित कर देगा, सारे को एक जगह, सारा प्रकाश एक ही जगह पहुंच जाएगा, सबको यहाँ पे अभिसारी का काम करेगा, इकट्ठा कर देगा और इसके अंदर आग लग जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा क्या है आपका, सोलर कुकर। सोलर कुकर में भी इसी दर्पण का यूज़ करते हैं, इसी मिरर का यूज़ करते हैं, क्योंकि सोलर कुकर में भी जो प्रकाश होगा, जो भी सूर्य की रोशनी आएगी, तो वो क्या करेगा, वो सारे को एक जगह इकट्ठा कर देगा और खाना बड़े ही अच्छे से बन जाएगा। तो सोलर कुकर में भी अगर हम कह दें तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी। और कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी किसके अंदर होती है, वो होती है अवतल दर्पण के अंदर। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। थर्ड पार्ट आपका क्या है, टॉर्च की हेडलाइट। देखो यहाँ पे मैंने टॉर्च बनाया है, आप देख रहे होंगे, ये टॉर्च की हेडलाइट, ये टॉर्च है, ये देख रहे हो जो आप, ये फाइबर लगा होता है टॉर्च, और इसके अंदर जो टॉर्च के अंदर आप ऐसे देखते होगे ना, ऐसे करके, तो इसे बोलते हैं, यही आपका अवतल दर्पण है। इसी के अंदर ये टॉर्च लगा होता है और ये फाइबर लगा दिया जाता है ऐसे। तो ये क्या करेगा, ये भी किरणों को एक जगह इकट्ठा करेगा और आप देखते हो टॉर्च को जलाते हो, एक सीधी रेखा में टॉर्च एक जगह जाता है, पूरा फैलाता नहीं है चीज़ों को, रोशनी को फैलाता नहीं है, वो एक जगह इकट्ठा करता है। तो टॉर्च की जो हेडलाइट होती है उसमें यूज़ कर सकते हैं। साथ में ऑटोमोबाइल्स के हेडलाइट में भी यूज़, जो आगे वाले पार्ट होते हैं ना जिससे लाइट जलती है, तो ऑटोमोबाइल के मतलब ऑटोमोबाइल्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो क्योंकि ये क्या करेगा, किरणों को सीधी रेखा में ले जाएगा, चीज़ें हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी, तो इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। तो अब एक और जो प्रॉपर्टी, जो मैंने एक और बातें आपको बताई कि दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि इमेज को छोटा बना रहा है या बड़ा बना रहा है। तो देखिए इमेज को छोटा, ये क्या करता है, छोटे इमेज को बड़ा बनाता है। यहाँ देख रहे हो, छोटे इमेज को बड़ा बनाता है, छोटे को बड़ा बनाता है, छोटे इमेज को ये बड़ा बना देता है। तो दाढ़ी बनाने में, चीज़ों को स्पष्ट रूप से देखने में हम किसका यूज़ करेंगे, इसी अवतल दर्पण का यूज़ करेंगे। तो छोटे, या ये क्या होगा आपका अवतल दर्पण का। आपसे पूछा जाएगा दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो आप सीधे बताएंगे दाढ़ी बनाने में हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। डॉक्टर्स इसका यूज़ करते हैं, जैसे कान के, आँख के, नाक के डॉक्टर, ये लोग क्या करते हैं, ये आँख और कान के डॉक्टर इसे यूज़ करते हैं, किसको, इसको इस दर्पण का यूज़ करते हैं, उस जो भी इमेज होती है उसको बड़ा देखने के लिए डॉक्टर्स इसका उपयोग करते हैं। तो ये तो आपका हो गया अवतल दर्पण का। ठीक है, अब हम अगर जाएंगे उत्तल दर्पण की बात करने, कॉन्वेक्स मिरर की बात करने, तो जरा देखिएगा इसके अंदर अपसारी प्रॉपर्टी होती है, किरणों को फैलाने का काम करता है अपसारी। अब जब किरणों को फैलाने का काम होगा तो दिमाग लगाइएगा आप जरा, स्ट्रीट लाइट में आप देखते हो, स्ट्रीट जो लाइट लगी होती है उसमें किरणें ऐसे फैलाएगा नहीं, जब फैलानी उसमें अगर लगाएंगे तो किरणों को ये फैलाएगा और ज़्यादा जगह रोशनी वहाँ पे दिखाई देगी। इसीलिए हम स्ट्रीट लाइट में इसका यूज़ करते हैं। आप देख रहे हो ये उत्तल दर्पण है, इमेज को अच्छे से बनाते हैं, जैसे ये है, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे उत्तल दर्पण लगा होता है, यहाँ पे लाइट्स लगी होती है, ये फाइबर लगा होता है, ठीक है, तो ये किरणों को फैलाने का काम करता है, ऐसे फैला देता है, ठीक है। तो ये आपके स्ट्रीट लाइट में फैलाने का काम कर रहा है, अपसारी दर्पण है, इसीलिए इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर एक जो दूसरी प्रॉपर्टी मैंने कहा था ना, इमेज को छोटा या बड़ा करने वाली जो प्रॉपर्टी होती है, इसमें बड़ा कोई चीज़ दिखाई देगा, बड़ी चीज़ रहेगी उसको छोटे में ला के दिखा देगा, बहुत बड़े बसेस रहेंगे उसको छोटे में दिखाई देगा, बस दिखाई देगी। तो इसका यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं, आप डेली यूज़ में करते भी हो, अगर आप 4 व्हीलर वगैरह का यूज़ करते हो तो। और आप देखते हो गाड़ियों के साइड में जो मिरर लगा होता है, जो रियर व्यू होता है मिरर में, इसका यूज़ करते हैं ऑटोमोबाइल्स में, इसको हम पार्श्व दर्पण कहते हैं, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम क्या करते हैं, पीछे की जो भी गाड़ियाँ आती रहती हैं, जब हम बगल में जो शीशा रहता है, ड्राइवर के बगल में जो शीशा रहता है, जब उसमें देखते हैं तो पीछे की जितनी भी बड़ी गाड़ियाँ भी छोटे इमेज में दिखाई देती हैं और हम बड़े इजीली गाड़ी को चलाने में हमारी हेल्प हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है, कहाँ पे, उत्तल दर्पण। ये भी पूछा जाता है कि गाड़ियों की साइड मिरर में किस तरीके का दर्पण लगा होता है, तो आप वहाँ बता सकते हैं कि वहाँ पे उत्तल दर्पण लगा होता है। तो ये कंप्लीट हो गया आपका। साथ में शॉप सिक्योरिटी मिरर में भी हम इसका लगाते हैं, दुकानों में भी सिक्योरिटी मिरर के रूप में भी हम इसी दर्पण का यूज़ करते हैं, उत्तल दर्पण का।
तो ये हो गया आपका अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से आने वाले उपयोगिता पे क्वेश्चन। उपयोग क्या होता है, आप चीज़ों को अगर समझ पा रहे हैं, अब सारी प्रॉपर्टी किसके अंदर होती है, अभिसारी किसके अंदर होती है, डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग कैसी प्रॉपर्टी होती है, तो वो चीज़ें अगर आप इस पूरे वीडियो को आपने अच्छे से देखा है तो कोई भी क्वेश्चन आपका आएगा तो आप बड़े ध्यान से चीज़ों को सोचेंगे और उसके उपयोग को बड़े ही ईजिली बता पाएंगे। साथ में अगर समतल दर्पण का उपयोग में आपसे पूछ लेता है अक्सर करके कि पेरिस्कोप में किस दर्पण का यूज़ किया था या बहुदर्शी में किस दर्पण का उपयोग किया था, तो आप सीधे बताइए कि समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये उपयोगिता भी आपकी कंप्लीट हो गई, चीज़ें समझ में आ गई हों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। और ध्यान से पढ़िएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।